हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है निशांस क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। मैं मनीष कुमार गुप्ता, एचओडी ऑफ बायोलॉजी एट निशांस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। आज हम चैप्टर नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। इसके बाद फिर हमने देखा पादपों में अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमने पहला प्रकार कंप्लीट कर लिया था, अनिषेक बीजता। और आज हम उसका दूसरा प्रकार डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला प्रकार ले रहे हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्रकृति में स्वतः ही होता है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अलग अलग प्रकार का होता है, इसे यहाँ 4 प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों द्वारा भी एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। प्रकृति में ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही देखा गया है। तो इसमें सबसे पहले जड़ जो होती है उसमें अपस्थानिक कलिकाएं बनती है। अपस्थानिक कलिकाएं एक्स्ट्रा बर्ड्स होती है जो आगे विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण करती। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, शीशम ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन आसानी से देखा जा सकता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन में सबसे ज़्यादा फेमस है पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिल लंबी कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है बिगोनिया। पत्थर चट्टा में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अंतर ये आ जाएगा कि पत्थर चट्टा की जो पत्तियाँ होती, इन पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं जो आगे विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण करती। बिगोनिया में भी पत्ती द्वारा कायिक जनन देखा गया है, परंतु थोड़ा अंतर यह है कि बिगोनिया में जो पत्ती का जो डंठल होता है और साथ ही जो शिराएं होती है पत्ती की, उनसे कलिकाएं उत्पन्न होती है। अपस्थानिक कलिकाएं आगे विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण कर लेती। तीसरा प्रकार है जन्नांगों द्वारा। जन्नांगों में हम मोस्टली फ्लावर को ले सकते हैं। पुष्प जो कि जन्नांग होता है, उससे भी एक नए पादप का निर्माण होता है। इसमें पुष्प कलिका जो होती है वो भोजन संचित करके फूल जाती है और वो पुष्प उत्पन्न करने के बजाय एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। ऐसा किस में देखा गया है? ऐसा मुख्य रूप से अगेयों में, जिसको हम रामबास भी कहते हैं। और साथ ही दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं रतालू। और अब चौथा प्रकार जो है तने द्वारा। तो तने द्वारा भी हम एक नए पादप का निर्माण देख सकते हैं। तना एक जनन के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। जनन के हिसाब से तना दो भागों में रूपांतरित होता है। तो इसका पहला रूपांतरण वो है अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय तने वैसे तो आप 11th में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें तने का आधा भाग भूमि के बाहर और आधा भाग भूमि के अंदर होता है। तो अर्धवायवीय तने किस तरह नए पादप का निर्माण करते हैं, इसको समझने के लिए अर्धवायवीय रूपांतरित तनों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है ऊपरी भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी में तना भूमि पर रेंगता हुआ गति करेगा और जहाँ जहाँ पर इसमें परुसंधियाँ होगी, उन परुसंधियों से ऊपर की ओर तो एक नई शाखा निकलेगी और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलेगी। फलस्वरूप एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इसका उदाहरण है दूब घास। नंबर 2 अपन ले सकते हैं अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी में तना अंदर की ओर गति करेगा और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुदीना। नंबर 3 ले सकते हैं अपन भूस्थारी। भूस्थारी में तना वापस जमीन की सतह पर ही गति करेगा, लेकिन ये जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर जाएगा और एक नए पादप का निर्माण करेगा। नीचे की ओर इसमें जड़ें निकलेगी, इस तरह एक कंप्लीट पादप बन जाएगा। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। चौथा प्रकार हम ले रहे हैं भूस्थारिका। भूस्थारिका को जलकुंभी में देखा जा सकता है। इसमें तना भूमि की सतह के स्थान पर जल की सतह पर गति करता है और एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह हमने देखा अर्धवायु रूपांतरित तने 4 प्रकार के हो सकते हैं। इस बार आपको सिर्फ इतना सा करना है कि नाम
प्लस उसका उदाहरण हमें याद होना चाहिए, क्योंकि 12th बायो की बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब विशेष स्टडी के लिए आपने 11 में अच्छी तरह इसको पढ़ा हुआ है। अब हम दूसरा प्रकार ले रहे हैं, भूमिगत रूपांतरित तने। भूमिगत रूपांतरित तने भी 11th का ही टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि तना अधिकांश रूप से भूमि के अंदर चला जाता है और उसका कुछ ही भाग भूमि के बाहर नजर आता है। तो भूमिगत रूपांतरित तनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रकन। प्रकन का उदाहरण है अदरक। इसमें भूमि में क्षैतिज रूप से वो वृद्धि करेगा और उसकी पर्वसंधियों से जड़ें निकलेगी। इस तरह एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं कंद। कंद में हम देखेंगे आलू। आलू में भी अपस्थानिक कलिकाएं बनती है जिसको हम आँख भी कहते हैं और ये आगे चलकर एक नए पादप का निर्माण कर सकती है। तीसरा प्रकार जो है शल्ककंद है। शल्ककंद का सबसे अच्छा उदाहरण है लहसुन। इसमें तना भूमि के अंदर ही रहेगा और एक बल्ब के समान हो जाएगा। और चौथा प्रकार है घनकंद। घनकंद का उदाहरण है अरबी। घनकंद में तना ऊर्ध्वाधर अवस्था में भूमि के अंदर ही वृद्धि करता है। इस प्रकार हमने देखा कि 4 प्रकार द्वारा कायिक प्रवर्धन हो सकता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। इसके बाद हम दूसरा प्रकार ले रहे हैं। दूसरे प्रकार का नाम है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन प्रकृति में स्वतः नहीं हो सकता। इसमें मानव का पूरा योगदान होता है और मानव कृत्रिम कायिक प्रवर्धन 3 विधियों द्वारा कर सकता है। इसमें सबसे पहली विधि आप ले रहे हैं कर्तन, कटिंग। दूसरी विधि है दाब लगाना, जिसको लेयरिंग भी कहते हैं। और तीसरी विधि है रोपण, जिसको हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो नंबर 1 विधि ले रहे हैं अपन कर्तन। कर्तन में क्या होता है? कर्तन का सादा मीनिंग निकलता है कटिंग। तो इसमें कटिंग की जाती है या तो तने की या फिर जड़ की। तो इसी के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कर्तन विधि 2 भागों में बटी हुई है। अगर हम अपने उपयोग के लिए स्तंभ ले रहे हैं तो उसे स्तंभ कर्तन कहेंगे, और यदि हम उपयोग के लिए मूल ले रहे हैं तो उसको मूल कर्तन कहेंगे। स्तंभ कर्तन में क्या होगा? स्तंभ कर्तन में हम पादप का स्तंभ भाग लेंगे और उसको कई छोटे छोटे भागों में काट देंगे और उसको भूमि में रोपित कर देंगे। कुछ ही समय में वहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और एक नए पादप का निर्माण कर लेगी। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है वह है मूल कर्तन। मूल कर्तन में क्या होगा? इसमें हम जड़ लेंगे, जड़ को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट देंगे और उसे फिर भूमि में रोपित करेंगे, तो उससे भी एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। दोनों के उदाहरण ध्यान रखना। स्तंभ कर्तन का उदाहरण है गन्ना और गुलाब, जो कि बहुत ही फेमस उदाहरण है। मूल कर्तन का उदाहरण है नींबू और अमरूद। तो इस तरह ये पहली विधि कंप्लीट हुई। अब दूसरी विधि ले रहे हैं अपन दाब लगाना, लेयरिंग। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ही आ जाएगा कि पिछली बार हमने पादप का भाग लेकर उसे काटा था, इस बार हमें काटना नहीं है। इस बार दाब लगाना में हमें पादप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली विधि हम ले रहे हैं टीला दाब। टीला दाब में हम ऐसा पादप चुनेंगे जो भूमि से ज़्यादा ऊपर न हो। तो हम उसकी एक जो शाखा होती है, सबसे निचली शाखा को झुकाएंगे जिसमें फूल पत्तियां वगैरह आ रही हो, तो उसका कुछ भाग हम ज़मीन में गाड़ देंगे और उसके ऊपर मिट्टी और पानी डाल देंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो भाग भूमि में दबा हुआ है उस भाग से अपस्थानिक जड़ें और शाखाएं निकलना शुरू हो गई, तो वो एक नए पादप का रूप ले लेगी। जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं चमेली और मोगरा। दूसरी विधि है गुट्टी दाब या फिर वायुदाब विधि। ये बहुत ही फेमस विधि है। इसमें ये बड़े पादपों के लिए काम में ली जाती है, जैसे जामुन है, आम है। इसमें क्या होता है, जो पादप होता है उस पादप की जो शाखा है उसको पहले छीला जाता है, उसके बाद उस पर गीली रुई या मिट्टी लगा दी जाती है और ऊपर मटके की इस तरह व्यवस्था की जाती है कि बूंद बूंद करके पानी उस पर गिरता रहे। और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वहाँ से भी अपस्थानिक जड़ें निकल आई और एक नए पादप का निर्माण होना शुरू हो गया। इसकी तीसरी विधि को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।